आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन कई सारे पार्ट हैं, ए बी सी डी। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट ई है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है क्वार्क इनसाइड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर थॉट टू बी कैरी फ्रैक्शनल चार्जेस +2/3 इलेक्ट्रॉन और -1/3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चार्ज होता है, फ्रैक्शनल चार्ज होता है क्वार्क्स के पास। तो बोला है वाई डू दे नॉट शो अप इन मिल्कन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्कन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालने के लिए, कोई भी पार्टिकल का चार्ज निकालने के लिए, तो इसमें बोल रहा है कि ये पार्टिकल्स क्यों नहीं वहाँ पर विजिबल होते, क्यों नहीं दिखते जब हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का चार्ज यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो अगर बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो प्रोटॉन के पास होते हैं तीन, प्रोटॉन जो है तीन क्वार्क से मिलकर बना होता है, कंपोजिशन ऑफ 3 पार्टिकल्स होता है। अगर देखें तो तीन इस तरह से यू यू टी, या इसको ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, ये अप, डाउन और अप, तीन तरह के क्वार्क होते हैं इसके पास। अप, यू मतलब होता है अप क्वार्क, डी मतलब होता है डाउन क्वार्क। ठीक है, तो दो अप और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है प्रोटॉन। ये पूरा जो दिख रहा है ये क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, सेकंड की बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के पास होते हैं, न्यूट्रॉन को अगर देखें तो न्यूट्रॉन जो है तीन पार्टिकल का कंपोजिशन है, लेकिन इसके पास क्या होते हैं, डाउन, डाउन एंड अप। ठीक है, दो डाउन और एक अप जो है क्वार्क का कंपोजिशन होता है। ये कंपोजिट पार्टिकल होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल ये हैं। तो इन पे देखें तो इनके पास फ्रैक्शनल चार्ज होता है। अप की बात करें यहाँ पर, ठीक है, अप चार्ज की बात करें तो अप के पास होता है +2/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, फ्रैक्शनल चार्ज होता है। और डी की बात करें डाउन की, तो इसके पास होता है -1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो अगर देखें तो इसके पास क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास रिजल्टेंट चार्ज होता है 1 और न्यूट्रॉन के पास होता है रिजल्टेंट चार्ज 0। ठीक है, तो +1 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट चार्ज इसका होता है और 0 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसका होता है, ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो अगर देखें तो इनका जो सम होना चाहिए वो इसके, मतलब इन पार्टिकल का जो सम है, मतलब ये तीन पार्टिकल्स मिल रहा है तो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो देखें तो प्रोटॉन पे क्या है, दो 2/3 है, तो 2/3 +2/3 और माइनस हो जाएगा 1/3 के, दो अप और एक डाउन चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ये कितना आ जाता है, इनको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3/3 इक्वल 1 के। इसी तरह अगर न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है, न्यूट्रॉन को देखें तो न्यूट्रॉन पर क्या है, -1/3 +2/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाता है सॉरी -2/3 एंड +2/3, तो कितना आ गया 0 के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट चार्ज जो आ रहा है इनको मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिल रहा है, इन फ्रैक्शनल चार्ज की वजह से। जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बने, उनके फ्रैक्शनल चार्ज से मिलकर बना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मिल्कन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्यों नहीं विजिबल होते, क्यों नहीं दिखते। तो अगर देखें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनसे मिलकर बना है, मतलब कि हम अगर देखें तो सबसे बड़ा होता है हमारे पास एटम होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर की हम बात कर रहे हैं, मतलब हमें बहुत एनर्जी चाहिए होगी इनको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, हाई अमाउंट में, एक लार्ज जो है अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो अगर एनर्जी की बात करें, इनको सेपरेट करने की बात करें, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो ये गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में एनर्जी आती है। 2 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी जब हम इसको देंगे तो ये जो है सेपरेट होते हैं। अगर एक एक्सपेरिमेंट की बात करें, अभी जो LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जो कि जेनेवा में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में, जो 27 किलोमीटर की एक सेटअप है, LHC है। ठीक है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर 7 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, तब जाके हमें क्वार्क्स जो है विजिबल होते हैं, क्वार्क जो है सेपरेट होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर इसको सेपरेट हम कर भी ले, पहली बात तो इतनी एनर्जी होती नहीं कि मिल्कन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करने के लिए, पहले इनको ब्रेक करें, देन मिल्कन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करें और उसका चार्ज निकालें। दूसरी बात कि अगर इनको सेपरेट कर देते हैं, कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिट सिस्टम जब ये है, जब तक एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे हैं, तब तक इनकी लाइफ टाइम ज़्यादा है। जैसे इनको सेपरेट करते हैं, अप को अलग कर दें, डाउन को अलग कर दें, तो इनकी लाइफ टाइम जो है, इन अगर एक एक की इंडिविजुअल लाइफ टाइम की बात करें तो बहुत कम होती है, तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
या फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी जल्दी डीके करके दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, स्टेबल होने के लिए दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हम मिल्कन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इनके साथ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की इस क्वेश्चन की बी पार्ट की बात करें तो बोल रहा है व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द कॉम्बिनेशन ई बाई एम एंड व्हाई डू नॉट सिंपली टॉक ऑफ ई एंड एम सेपरेटली। हम ई बाई एम रेशियो क्यों जो है फाइंड आउट करते हैं, हम ई और एम को अलग अलग सेपरेटली बोल रहा है क्यों नहीं स्टडी करते, हम ई बाई एम रेशियो क्यों निकालते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल का या इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर द ई बाई एम की बात करें, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज और रेशियो की बात करें, तो ये क्या बताता है, ये उस पार्टिकल का डायनामिक्स बताता है। ई बाई एम ये क्या बताता है, डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। किस तरह से, अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल की बात करें, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगी है बी इसके परपेंडिकुलर, और ये एक पोटेंशियल v की वजह से ये एक्सेलरेट हो रहा है, इस पोटेंशियल की वजह से इसके पास चार्ज है और एक्सेलरेट होके इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी v है, स्मॉल v, और ये कैपिटल V क्या है, पोटेंशियल है, अप्लाइड पोटेंशियल। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वल होगा किसके वजह से काइनेटिक एनर्जी है, टोटल चार्ज इस पर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और पोटेंशियल v। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पर देखें तो जब जैसे ही ये एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो कोई भी चार्ज अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका पाथ जो है सर्कुलर हो जाता है। तो मान लेते हैं इसका रेडियस r है सर्कल के, और इस सर्कल में अगर कोई पार्टिकल है तो इस पर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लेंज फोर्स लग रहा है, ठीक है, इनवर्ड अंदर की ओर, और बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है जो कि इसको बैलेंस कर रहा है, कौन सा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ई वी बी जो है, ई वी इसकी वेलोसिटी और इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है हमारा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से दोनों को देखें तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वेलोसिटी अगर निकालें तो v इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू वी पोटेंशियल एंड ई बाई एम के। तो हम देख सकते हैं ई बाई एम क्या बताता है, डायनेमिक्स बताता है। और अगर एक एक पार्टिकल, अगर इंडिविजुअल इन दोनों की बात करें, ई और एम की बात करें, तो ई क्या है, चार्ज बताएगा, ठीक है, और एम जो है मास बताएगा। इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन हमें उस पार्टिकल के बारे में नहीं मिलेगी। तो अगर ई बाई एम की बात करें तो ई बाई एम यहाँ से अगर देखें तो ई बाई एम को अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v, वी स्क्वायर सॉरी ये कैपिटल वी होगा पोटेंशियल जो कि है, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v। तो हम देख सकते हैं पार्टिकल की डायनामिक्स के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है जब हम ई बाई एम रेशियो फाइंड आउट करते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल उसका चार्ज और मास की बात करें तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती उसके डायनामिक्स के बारे में, ठीक है। तो इसी वजह से हम बात करते हैं ई बाई एम रेशियो के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है व्हाई शुड गैसेस बी इंसुलेटर एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड स्टार्ट कंडक्टिंग एट वेरी लो प्रेशर। मतलब नॉर्मल प्रेशर पर अगर देखें, ऑर्डिनरी प्रेशर जिसको बोलते हैं, तो जो गैसेस होती हैं एज ए इंसुलेटर बिहेव करती हैं, लेकिन जैसे ही उसको हम लो प्रेशर कर देते हैं, बहुत कम प्रेशर अगर कर दें किसी भी रीजन में, तो वहाँ पर वो एज अ कंडक्टर बिहेव करती है। मतलब उसमें जो है कंडक्शन जो है पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, लो प्रेशर पे। तो हम जैसे कि बात करें अगर थर्ड की यहाँ पर, तो थर्ड में अगर देखें तो बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अगर बात करें एक ट्यूब की, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की बात करें, तो वैक्यूम ट्यूब में होता क्या है, इस तरह से हमारे पास लेट्स से ये वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं इस पर, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कर दिए हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस V से। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हो रहे हैं, लेट्स से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, और यहाँ पर गैस जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। फर्स्ट हम मान के चलते हैं, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है गैस भरी हुई है, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर है।
तो इसमें क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हिट करेगा किसी मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल को, तो इसको क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा, ठीक है। आयोनाइज करते ही जो दूसरे गैस है उसके साथ वो कोलाइड करके और वो फिर से क्या होगा, एक न्यूट्रल जो है मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मॉलिक्यूल है जो आयोनाइज्ड हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रोड तक नहीं जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन या जो आयोनाइज्ड आयंस हैं, जो आयंस हैं, गैस मॉलिक्यूल आयन हैं जो क्रिएट हो रहे हैं इस पोटेंशियल की वजह से, वो जब तक दूसरे इलेक्ट्रोड पर नहीं पहुंचेंगे तब तक कंडक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें से वैक्यूम पंप लगा के बाहर निकाल देते हैं इसका प्रेशर, और दूसरी सिचुएशन देखें तो इसमें जो है लो एटीएम पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यहाँ पर लो प्रेशर पर यहाँ पर गैस फील्ड है। लो प्रेशर मतलब कई कम, बहुत कम मॉलिक्यूल है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ, यहाँ कि यहाँ। तो इसमें कोलिजन का जो है पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही आयन बनता है तो आयन में से जैसे लेट से कि 90 मतलब 100 आयन बने, ठीक है, 100 आयन अगर क्रिएट हुए तो उसमें से 80% जो हैं वो क्या करेंगे, 80% या उससे भी ज़्यादा, ठीक है, ग्रेटर देन 80% क्या करेंगे, वो रीच करेंगे दूसरे इलेक्ट्रोड पर, और इस वजह से कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यही सिर्फ वजह होती है कि लो प्रेशर पर जो गैस है वो नॉन कंडक्टिंग बिहेव करती है, और सॉरी नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करती है, और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक कंडक्टर, एज अ कंडक्टर बिहेव करने, मतलब कंडक्शन उसमें से होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही एक रीज़न है इसका, ठीक है। अब हम इसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि डी पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन का डी पार्ट देखें तो डी पार्ट में बोल रहा है हमारे से, यहाँ से बोल रहा है कि एवरी मेटल हैज़ अ डेफिनेट वर्क फंक्शन। सभी मेटल जो होते हैं उनके एक डिफाइंड वर्क फंक्शन होता है, सभी मेटल का अलग अलग होता है। तो बोल रहा है वाई डू ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स नॉट कम आउट with the same energy if incident radiation is monochromatic, and why is uh, there an energy distribution of photo electrons। कैसे इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होती है वो फोटॉन्स को क्यों मिलती है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है, और मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट रेडिएशन अगर यूज करें तो सेम एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं निकलते हैं, अलग अलग मेटल्स की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें डी पार्ट में तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन अगर देखें तो क्या होता है, सॉरी, वर्क फंक्शन डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं या डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट होता है, और ये क्या होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। तो कोई मेटल सरफेस है हमारे पास, मान लेते हैं मेटल सरफेस है, इंसिडेंट रेडिएशन आई, ठीक है, गामा रेडिएशन इस तरह से आ रही है, और जैसे ही हिट करती है तो हर मेटल के लिए क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम अगर देखें तो E1 E2 E3 इस तरह से एनर्जी लेवल्स अगर हैं, ठीक है, उस एटम का, तो हर पर्टिकुलर एलिमेंट का, हर एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उसके लिए एनर्जी लेवल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो जब एनर्जी डिफरेंट होगी, मान लो कि हमारे पास एक एटम फर्स्ट है और एक सेकंड है, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट मेटल है और एक दूसरा है जिसके पास इस तरह से एनर्जी है, इसके पास E4 ये एनर्जी है, ये E3 E2 E1 जो भी है E0 इस तरह से एनर्जी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम मान लेते हैं कि इनमें गैप ज़्यादा है, हम ये मान लेते हैं कि E1 से जो सेकंड वाला है, सेकंड में मान लेते हैं E1 से E3 तक का या E4 तक का लास्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं, एनर्जी गैप लेट से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यहाँ से यहाँ जो सेकंड जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है इस मेटल की अगर बात करें तो इसमें 15.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, दोनों एलिमेंट के लिए। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा सेम फोटोन के लिए, ठीक है, फोटोन की एनर्जी हम मान लेते हैं सेम है, जो रेडिएशन आ रही है रेडिएशन एनर्जी अगर फिक्स रखें तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उनकी जो है एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो सिर्फ किस वजह से, उनके एनर्जी लेवल डिफरेंट होने की वजह से, डिफरेंट एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे डिफरेंट एटम से तो उनकी एनर्जी
डिफरेंट डिफरेंट होगी। और ये क्या है, वर्क फंक्शन तो मिनिमम रिक्वायर्ड जो है एनर्जी होती है जो कि एमिट करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन को या फ्री करवाने के लिए उसके ऑर्बिट से मतलब रिक्वायर होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट हमारे पास मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का मिलता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो उसके एनर्जी लेवल्स की वजह से मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, लास्ट पार्ट की बात करें। लास्ट पार्ट में बोल रहा है जो एनर्जी है, एनर्जी और मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बोल रहा है रिलेटेड टू फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएटेड मैटर, जो कि हम जानते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू और P इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा, जो कि डी ब्रॉगली और यहाँ पर प्लैंक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है बट वाइल द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज फिजिकली सिग्निफिकेंट, द वैल्यू ऑफ न्यू, न्यू क्या है, ये तो वेवलेंथ हो गई और ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है। एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द फेज वेलोसिटी वी लैम्डा को क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी, हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसा क्यों? लैम्डा का सिग्निफिकेंस है लेकिन इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं इस पार्ट में, ई पार्ट की लास्ट पार्ट है। अब किसी पार्टिकल के अगर एब्सोल्यूट एनर्जी की हम बात करें, ठीक है, लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके एब्सोल्यूट एनर्जी की बात करें, तो एब्सोल्यूट एनर्जी जो है फिक्स एनर्जी के बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट एनर्जी की बात करें तो वो किस पर डिपेंड करती है, उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, ठीक है। जो एनर्जी होती है पार्टिकल की वो आर्बिट्ररी होती है विद इन एडिटिव कांस्टेंट, ठीक है। और ये कांस्टेंट क्या होता है, लैम्डा। तो इस वजह से लैम्डा जो होता है क्या होता है, डिफाइन होता है जैसा कि E इक्वल टू क्या होता है, एच सी डिवाइड बाई लैम्डा। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उस पार्टिकल के साथ जो उसका वेवलेंथ है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। लेकिन फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें, अगर E इक्वल्स टू इसी को हम एच न्यू लिखें तो इसके साथ न्यू के साथ, क्योंकि न्यू का क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। सो इस वजह से जो हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि हम बात करें न्यू एंड लैम्डा का, तो क्योंकि न्यू जो है, फ्रिक्वेंसी जो है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इस वजह से जब लैम्डा के साथ इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट आता है ये क्या होता है, इसका भी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो रीज़न क्या है, यहाँ पर लैम्डा का अगर इंडिविजुअली बात करें एक एक का, तो यहाँ पर दोनों का, एक का है एक का नहीं है फिजिकल सिग्निफिकेंस। और जब दोनों को प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आता है न्यू लैम्डा, इसका भी क्या है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसको हम समझ सकते हैं एज अ ग्रुप वेलोसिटी। जैसे ग्रुप वेलोसिटी अगर देखें किसी पार्टिकल की, एक एग्जांपल लें अगर यहाँ पर, सो हम बोल सकते हैं कि जो ग्रुप वेलोसिटी होती है, ग्रुप वेलोसिटी जिसको हम Vg से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Vg इक्वल्स टू होता है डी न्यू डिवाइड बाय होता है डी के, ठीक है, डी न्यू डिवाइड बाय डी के, सॉरी, डी वी डिवाइड बाय डी के, क्योंकि वेलोसिटी है तो v आएगा, नॉट न्यू, डी वी डिवाइड बाय डी के, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी वी डिवाइड बाई डी इंटू के, को हम लिख सकते हैं 1/λ, वेव नंबर 1/λ आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं डी ई डिवाइड बाई डी पी के, 1/λ। वेवलेंथ अगर देखें, डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ से निकालें तो पी बाई ई आ गया हमारे पास यहाँ से। सो इसको फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो वी जी है यहाँ से डी ई बाई जो डी पी है, ई इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, और डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास डी पी के, ठीक है। सो यहाँ पर देखें तो ये किसके इक्वल हो गया, P बाई एम के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब 1/λ यूज़ किया तो ये क्वांटिटी क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब अगर हम लैम्डा की देखें तो इसका क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी से हमें डायरेक्ट हम देख सकते हैं वेलोसिटी यहाँ से मिल रही है, मतलब P इक्वल्स टू होता है एम वी, P इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू वी के डिवाइड बाई m, तो m से m कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी इक्वल्स वेलोसिटी, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। तो आप देख सकते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लैम्डा का क्या है, ठीक है। बट
जो फ्रीक्वेंसी है उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, इस वजह से इसका जो प्रोडक्ट आता है इसका भी कोई सिग्नल जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है।